नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आज शुरुआत करना चाहेंगे एक ऐसी खबर से जो पिछले 24 घंटों से लगातार सुर्खियों में है और ट्रेंडिंग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है, लेकिन एक तस्वीर 1000 सवाल भी उठा सकती है। ये हम आपको बिल्कुल शुरुआत में आज दिखाने वाले हैं। हम आपको उस तस्वीर के पीछे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति को, आरजेडी की राजनीति को और लालू परिवार की राजनीति को इस वक्त गरमा दिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली जिस पर इतना हाहाकार मचा कि लालू को अपने बेटे को पार्टी और परिवार से, अपनी विरासत से बेदखल करने का उन्होंने दावा किया, ट्वीट किया। इस तस्वीर में तेज प्रताप ने बताया कि उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक महिला से शादी की है जिनके साथ 12 साल से उनका रिलेशन है। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहकर तस्वीर डिलीट कर दी कि किसी ने उनका एक्स प्लेटफॉर्म हैक कर लिया था, लेकिन इससे विवाद थमा नहीं। ना तेज प्रताप की मुसीबतें कम हुई, ना लालू परिवार की, बल्कि तेज प्रताप से जिस ऐश्वर्या राय की शादी 7 साल पहले हुई थी, उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनको धोखा देने में सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं बल्कि पूरा लालू परिवार इसमें मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। आगे इस मामले में और क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं उसको समझने के लिए बिहार में होने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तमाम विश्लेषण के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इस एक तस्वीर ने हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य पर, सवाल आरजेडी के अगले चुनाव को लेकर, सवाल बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, सवाल तेज प्रताप का भविष्य क्या होगा और सवाल ऐश्वर्या राय या अनुष्का यादव जैसी महिलाओं की जिंदगी से क्या खिलवाड़ होता है। इन सवालों की आंच कितनी तेज है कि जिस लालू यादव ने 12वीं पास अपने बड़े वाले लाल तेज प्रताप को 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनते ही सीधे बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनवा दिया, उसी तेज प्रताप को लालू ने अपने घर परिवार से लेकर अपनी विरासत से भी अलग करने का ऐलान कर दिया। लालू की पार्टी और परिवार का कहना है कि इसमें लालू की महानता है, लेकिन विरोधी इसे पाखंड बता रहे हैं। विपक्ष को किसी के निजी जीवन में ताक झाक नहीं करनी चाहिए और अपने में गिरवान में झांक के देखनी चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ सामाजिक क्रांति के एक नायक के रूप में उनकी पहचान है, जो अपने कर्तव्यों से, अपनी विचारधारा से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। जब दारोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। 2018 में जब तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय के पोती ऐश्वर्या राय से हुई तो बिहार की राजनीति में वो एक बेहद बड़ी राजनीतिक शादी मानी गई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से तलाक लेने की अर्जी कोर्ट में लगा दी। तब ऐश्वर्या ने भी तेज प्रताप के खिलाफ मारपीट करने, ड्रग्स का इस्तेमाल करने और क्रॉस ड्रेसिंग का आरोप लगाया। इस तनातनी के बीच भी ऐश्वर्या ने तेज प्रताप का घर छोड़ दिया और वो अपने माता पिता के यहाँ रहने चली गयी। अभी ये तलाक का मामला अदालत में ही चल रहा है। अब बगैर तलाक के ही किसी अनुष्का यादव से 12 साल के रिलेशन और शादी की बात कबूल करके तेज प्रताप ने लालू और तेजस्वी यादव की राजनीति को पंक्चर कर दिया। विरोधियों का आरोप है कि अब हवा बनाने के लिए लालू ने तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखाया। चुनाव के बाद तेज प्रताप पार्टी में भी रहेंगे, परिवार में भी रहेंगे। ये केवल चूंकि उन्होंने शादी रहते हुए
बरसों से एक रिलेशनशिप की बात स्वीकार की, और जब अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ है तो निसंदेह बिहार की जनता इसे अच्छे अर्थों में नहीं लेने जा रही है। चुनाव में ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था, इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने ऐसा किया। लालू जी के फैसले से इतनी बात तो तय है कि अकाउंट हैक नहीं हुआ। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात उनके घर में नहीं दिखती है, लेकिन चूंकि उनका ये व्यक्तिगत परिवार का मामला है, उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके इस पारिवारिक मामले से और पार्टी के मामले से खुद को अलग करती है। आप अगर प्रशांत किशोर की बात को ही पकड़िए तो साफ है कि मामला यादव वोट का है। चूंकि तेज प्रताप से जुड़ी दोनों महिलाएं ऐश्वर्या राय और अनुष्का यादव भी उसी समुदाय से आते हैं। लालू यादव ने बेहद जल्दबाजी में जिस तरह तेज प्रताप को अपनी विरासत से ही बेदखल करने का ऐलान किया, उससे साफ है कि लालू यादव को इस बात की चिंता है कि ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद करने के आरोपों से वो बच नहीं पाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठेगा कि क्या अनुष्का और तेज प्रताप के 12 साल पुराने संबंधों की जानकारी लालू यादव या राबड़ी देवी को नहीं थी। अब अगर जानकारी थी तो जानबूझकर एक लड़की की जिंदगी अपने बेटे के चक्कर में क्यों बर्बाद होने दी। लालू यादव को ये भी चिंता होगी कि बिहार में 14% यादव वोटों में दरार पड़ सकती है। फिर लालू यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ महिला सम्मान का मुद्दा भी बन सकता है। बगैर तलाक के तेज प्रताप ने दूसरी शादी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इससे कानूनी अड़चनें खत्म या कम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनावी साल में लालू परिवार के अंदर से आती गंदगी तेजस्वी की संभावनाओं को धूमिल कर सकती है। तेजस्वी को भी इस बात का अच्छे से पता है और उनको आप उनके बयान से समझ सकते हैं। निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तेज प्रताप का बहरूपिया रंग अक्सर इस तरह सामने आता है। कभी भोले शंकर बन जाते हैं तो कभी भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, तो कभी होली पर अपने पुलिसकर्मी को ही जबरन नाचने के लिए मजबूर करने लगते हैं, तो कभी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ ही सड़क पर उतर जाते हैं। लेकिन लालू यादव ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब की बार की कार्रवाई का कारण यही माना जा रहा है कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। इन सब के बीच बिहार में ये राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव ने अभी मामला ठंडा करने के लिए ऐसा किया है। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, सारे गिले शिकवे हैप्पी फैमिली में बदल जाएंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं। तेज प्रताप यादव का बयान औपचारिक तौर पर इस पूरे विवाद पर
नहीं सामने आया है, सिवाय उसके कि जो वो पोस्ट फेसबुक का आया था जिस पर तस्वीरें आई और फिर उसको डिलीट कर दिया गया। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप देश में नहीं है, वो कहीं बाहर है, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो जिस तरीके के बयान देते हैं, जिस तरह की उनका पब्लिक इमेज है, वो साफ तौर पर लालू यादव के लिए आने वाले वक्त में ऐसा कहा जा रहा है कि मुसीबतें बढ़ा सकता है। अगर तेज प्रताप यादव सामने आए और उन्होंने खुलकर बोलना शुरू किया कि परिवार के भीतर क्या चलता था, क्या नहीं होता था, क्या जो ऐश्वर्या राय इल्ज़ाम लगा रही है उसमें कितना दम है, ये तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी और तेज प्रताप यादव अगर बयान देते हैं तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि परेशानियां लालू यादव उनके परिवार के लिए और आगे बढ़ सकती हैं और परेशानियां आ सकती हैं। तो जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ आज बिहार में, उस पर हम बात करेंगे आगे भी, जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करना चाहूँगा, आज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की कुर्सी संभाले हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 11 साल पूरे कर लिए हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लगातार उस वक्त में जब देश में छोटी मोटी सरकारें चल रही थी जिनके टेन्योर पूरे नहीं हो पाते थे, या अगर होते भी थे तो वो बैसाखी के सारे पूरे कर रहे थे। ऐसे में मोदी सरकार ने आज ही के दिन 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री के लिए। आज 26 मई है, यानी 11 साल वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के तौर पर बगैर किसी रोक टोक के पूरा कर चुके हैं। आज के दिन जब वो 11 साल पूरे कर रहे हैं तो अपनी गृह प्रदेश गुजरात में थे और आज पीएम ने एक ऐसे वक्त में गुजरात के लोगों के बीच जो कुछ कहा वो बहुत खासा मायने रखता है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है, इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने सुख चैन से जीना स्वीकार नहीं किया तो उसे वैसी ही कार्रवाई आगे भी झेलनी पड़ेगी जैसी अभी अभी भारत की ओर से उस पर की गई है। देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की आज की गुजरात यात्रा की कुछ झलकियां। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। 26 मई 2014 के दिन, यानी आज से ठीक 11 साल पहले, नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2021, 22, 23 और 2024 प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए। तिरंगा चाहिए, आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तिरंगा चाहिए, गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। – 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में 26 मई के दिन ही एक सभा में शामिल हुए थे। 11 साल बाद 26 मई के दिन प्रधानमंत्री फिर एक बार गुजरात में थे। 2014 में जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो भारत का भरोसा टूटने नहीं देंगे, वहीं 2025 में उसी गुजरात की धरती से भारत का भरोसा तोड़ने वाले पाकिस्तान को खरी और कड़ी चेतावनी दे डाली।
पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में अंतर है। मिसाल के तौर पर कच्छ का टूरिज्म दुनिया में फेमस है। भारत टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। जाहिर है पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भुज से पहले गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि आतंकियों ने 140 करोड़ भारतवासियों को चुनौती दी। हम चुप कैसे बैठ सकते थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले वडोदरा, फिर दाहोद, इसके बाद भुज और आखिर में अहमदाबाद में रोड शो किया। इसके पहले पीएम ने भुज में 53,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और ई लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। आखिर इस बयान का मतलब क्या है, अब आपको यह भी समझना चाहिए। दरअसल इस बयान में गोली का जिक्र भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ तेजी से जवाब देने की क्षमता को लेकर किया गया है। 4 पॉइंट में इस बयान के मतलब को समझते हैं। पहला, रणनीतिक मतलब। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। इस बयान के जरिए मोदी चेतावनी दे रहे हैं कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति बरकरार है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा तो आगे भी एक्शन होते रहेंगे। दूसरा, आर्थिक मतलब क्या है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस बयान के जरिए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने ये जता दिया कि भारत अब समृद्धि के पथ पर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। तीसरा, राजनीतिक मतलब क्या है। पीएम का यह बयान भारत की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत स्थिति को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने यह साफ किया कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव या मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करने वाला। चौथा, सामाजिक मतलब क्या है। मोदी ने पाकिस्तान के लोगों, खासकर विशेष रूप से युवाओं से अपील की है कि वो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि ये उनके देश के भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। ऐसा करके भारत ने एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पाकिस्तान पर बनाया है। सीधे पाकिस्तान को युवाओं को संबोधित कर कर पीएम मोदी ने ये बड़ा खेल खेला है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि या तो चैन की रोटी खाओ और अगर आतंकी हरकतों में लगे रहोगे तो फिर गोली खाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उसे हमारी सेना ने करके अभी अभी दिखाया है। इंटरनेशनल एजेंसियों और सैटेलाइट इमेजेस ने पाकिस्तान का हाल दुनिया के सामने लाकर रख दिया और भारत की सैन्य ताकत को भी दिखा दिया, जिसमें अब फिर 2 और सैटेलाइट इमेज सामने आई है जो एनडीटीवी के पास है। उनसे पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान का मुरीद एयरबेस उस दिन तबाह हुआ था। आप भी देखिए।
इस तस्वीर को देखकर कुछ खास लगेगा नहीं, लेकिन जब इस तस्वीर की बारीकी में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारी सेना का पराक्रम इन तस्वीरों में कैसे झलक रहा है। भारत की अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के साथ ही सैनिक ठिकानों को भी मटियामेट कर दिया। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस की है। इस तस्वीर का पहला हिस्सा हमले से पहले का है, जिसमें दिख रही ये इमारत C2 सेंटर है। C2 यानी कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग। ये तस्वीर 11 मई की है, जब यहाँ पर स्ट्राइक हुई, जिसमें ये इमारत तहस नहस हो गई। इस इमारत के बीचों बीच का हिस्सा बिल्कुल टूट गया, जबकि दोनों तरफ के हिस्सों को काफी नुकसान हुआ। जानकारों के मुताबिक ये एयरबेस पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हमले ने इसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों भारतीय सेना और भारत की उच्च स्तरीय सैनिक हथियारों के कारण पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। दरअसल भारत की तैयारी सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले की ही थी, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंक को संरक्षण देने के लिए भारत पर ड्रोन हमला शुरू किया, उसके बाद भारत की कार्रवाई पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। मुरीद की तरह ही पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भी तहस नहस हो गया। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। तो आइए अब आपको एक खास सर्वे के बारे में बताते हैं जो एक्सक्लूसिवली हमको वोट वाइब एजेंसी की तरफ से मिला है। और ये सर्वे ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर के बाद की जो राजनीति देश में अब चल रही है उससे जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल करीब 1400 लोगों से पूछे गए टेलीफोन के जरिए। उनके जवाब जो सामने आए हैं वो हम आप बारी बारी से रख देते हैं। पहले सर्वे की फाइंडिंग्स दिखा देते हैं, फिर सर्वे करने वाली एजेंसी के जो फाउंडर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो पहला सवाल जो आज पूछा गया इस सर्वे में कि क्या सरकार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है। जवाब देख लेते हैं क्या कहना है हाँ और ना में। जो जवाब हमारे सामने आए इस सर्वे में 61.3% ने कहा हाँ संयुक्त सत्र बुलाना चाहिए, ज्वाइंट सेशन होना चाहिए। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। 18% नहीं में जवाब देते हैं, 20.4 कह नहीं सकते कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक चीज निकलकर सामने आई। दूसरा जो इसी सर्वे में सवाल पूछा गया कि क्या आप राहुल गांधी की इस आलोचना से सहमत हैं कि विदेश मंत्री S जयशंकर से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचना दी थी। यानी राहुल गांधी ने जो हमला किया है जयशंकर पर, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ कहने वाले 36.8%, नहीं कहने वाले 48.7%। यानी राहुल गांधी जो मामला को तूल दे रहे हैं उससे ज्यादातर लोग सहमत नहीं दिखाई देते। 14% की राय है कह नहीं सकते। तीसरा सवाल जो हमने इस सर्वे में हमको मिला है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल का उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? यानी जो डेलीगेशन गया ऑल पार्टी का वो सिलेक्शन जो करे वो राजनीतिक पार्टियां करें। हाँ कहने वाले 56.4% थे ज्यादातर लोग, 12.2 ने नहीं में जवाब दिया और 31.4 की कोई राय नहीं थी, कह नहीं सकते। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये होना चाहिए था कि वो तय करें कि उनके दल से कौन सा नेता ऑल पार्टी का सदस्य बन सकता है, जैसा कि कांग्रेस और टीएमसी ने मांग की थी। चौथा सवाल जो इस सर्वे में हमने पूछा, आपके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल था। राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कौन कर रहा है? देखते हैं जवाब क्या है सामने।
जो जवाब आया उसके मुताबिक बीजेपी और सरकार जो राजनीति कर रही है ऐसा 34.9% मानते हैं। कांग्रेस और विपक्ष अगर राजनीति कर रही है तो 31.7 ऐसा मांगते हैं। दोनों राजनीति कर रहे हैं ये मानने वाले 19.1% लोग हैं। कोई नहीं कर रहा है ये कहने वाले 5% लोग हैं और कह नहीं सकते कहने वाले 9.2 हैं। यानी ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि जो राजनीति की जा रही है वो बीजेपी और सरकार की तरफ से ज्यादा की जा रही है। कांग्रेस और विपक्ष भी पीछे नहीं है। पांचवा सवाल जो इस सर्वे में हमने पूछा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, वो अब आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्या बीजेपी सरकार ऑपरेशन सिंदूर, जो मोदी जी की तस्वीर लगाई है ये ट्रेन टिकट पर, का श्रेय लेने की जो कोशिश कर रही है, क्या वो कदम सही है? आइए अब जवाब देख लेते हैं कि जो कोशिश कर रही है पीएम मोदी को श्रेय मिले, क्या वो सही है? हाँ कहने वाले 59% लोग हैं, नहीं कहने वाले 37.7 हैं, कह नहीं सकते वाले 10.3 हैं। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय मिलना चाहिए। अब इसी पर आइए बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे जो अमिताभ तिवारी, जो कि इस एजेंसी के सर्वा हैं, जिनसे हमने कुछ सवाल पूछे। अमिताभ जी, पहला सवाल तो ये कि मेथोडोलॉजी क्या थी, कितने लोगों के बीच में सर्वे किया गया, किन किन लोगों से बात की गई, पहले इसके बारे में बताइए। ओवर इंडिया 1276 लोगों से बात हुई है और मेथोडोलॉजी जो है वो काटी है, यानी कॉलिंग असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू है ये, और इसमें IVRS पैनल का यूज किया गया है टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज। जैसे 1, 2, 3 जो भी रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स दे रहा है वो उस बटन को दबा सकता है। जी, अगली चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा अमिताभ जी, वो ये कि जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का, उस पर ज्यादातर जनता कह रही है कि संयुक्त सत्र संसद का सरकार को बुलाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जनता की मांग का असर सरकार पर पड़ेगा और विशेष सत्र बुलाया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने सारे पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, एक ऑल इंडिया ऑल पार्टी डेलीगेशन को बुलाया था, और जिस तरह से हमने इस बार जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है उसमें पारदर्शिता दिखाई है, अपने कम्युनिकेशंस, MEA का ब्रीफिंग रेगुलर हुआ है, DGMOs की ब्रीफिंग हुई है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड किया गया है, जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, वो यही कहता है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हो। देखिए 1961-62 में चाइना वॉर के ड्यूरिंग भी के दौरान भी एक जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हुआ था और उस वक्त भारत वो युद्ध हारा था, और इस बार तो हम जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हो सकता है कि आगे सरकार इसको होल्ड करे। जी अमिताभ जी, एक सवाल जो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपने जनता से पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर पर कौन राजनीति कर रहा है। अधिकतर लोगों ने कहा कि बीजेपी राजनीति ज़्यादा कर रही है, बीजेपी और सरकार के पक्ष में ज़्यादा वोट गए। फिर विपक्ष और कांग्रेस का नाम आया। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा राजनीति करने से बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान होगा? फायदा और नुकसान की बात नहीं है सुमित जी, इसमें यह है कि जिस तरह से एकजुटता हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई या पहलगाम अटैक के बाद दिखाई, उस तरह से एकजुटता पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद नहीं दिखाई है, और ये काफी डिवाइडेड आप देख सकते हैं ओपिनियन है। पब्लिक जो है वो बीजेपी को भी होल्ड कर रही है अकाउंटेबल, कांग्रेस को भी होल्ड कर रही है, और लगभग 19% लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों पार्टी रिस्पॉन्सिबल जो हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर से उससे खुश नहीं है कहीं ना कहीं। और जहां तक पॉपुलैरिटी की बात आप कह रहे हैं, वो 5वें क्वेश्चन में झलकता है कि बीजेपी इसका जो क्रेडिट ले रही है वो सही है या गलत। तो उसमें ओवरवेलमिंग 59% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का क्रेडिट लेना सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाया है, तभी तो जाकर के आर्म्ड फोर्सेस अपना वो एक्शन कर पाई हैं। तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट या मोदी को इसका क्रेडिट भी दे रहे हैं लोग, लेकिन पॉलिटिक्स जो प्ले हो रही है उससे लोगों में कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। जी अमिताभ जी, एक आखिरी सवाल, और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर जो सवाल था, ज्यादातर जनता ने कहा, बहुत समझदारी का जवाब दिया कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर होना चाहिए कि वो तय करें कि उनके साथ उनका डेलीगेशन में कौन कौन मेंबर होंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं इस सवाल में से जरूर लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकार को
एक ऑप्शन देना चाहिए था और उनसे नॉमिनेशंस लेकर के ये ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो हैं वो भेजने चाहिए थे। कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता तो एक यूनाइटेड पोजीशन दुनिया को दिखता और उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को, जो ये प्रयास है ऑल पार्टी डेलीगेशंस को भेज करके पाकिस्तान की नापाक इरादों को एक्सपोज करने का, उसका ज्यादा फायदा हमें मिलता। देखिए सुमित जी, अपने लाइफ में मैं पहली बार एक ऐसा सर्वे देख रहा हूँ जिसमें पब्लिक जो है वो हर एक क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो राइट के साथ है। जब मैं राइट कहता हूँ तो राइट विंग या लेफ्ट विंग नहीं, सही जो है उसके साथ पब्लिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद, चाहे वो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन हो, कौन क्रेडिट ले रहा है, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, इन सभी सवालों पर जो सही लगता है हमें लॉजिकली, उसको ही पब्लिक सपोर्ट कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी या विपक्ष को नहीं। जी, अमिताभ जी, इस सर्वे के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज 26 मई का दिन है और आज ही के दिन 11 साल पहले, जैसे कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। यानी 11 साल उन्होंने दिल्ली में पूरे कर लिए हैं और इन 11 सालों में क्या अचीवमेंट रहे हैं मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर नरेंद्र मोदी जी के, उस पर आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं। ग्राफिक्स हमने तैयार किया है, 11 बड़े अचीवमेंट जो इस सरकार के रहे इन 11 सालों में, उस पर बारी बारी से नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की, जो कि पहला साल था। ये क्यों खास है, क्यों गेम चेंजर साबित हुआ, ये देखिए। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी खुद झाड़ू लेकर निकले 2 अक्टूबर को और उन्होंने गंदगी को साफ करने का अभियान चलाया और पूरे देश में इसका असर दिखाई दिया। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का और स्वच्छता को बढ़ावा देने का एक नया नारा दिया था। 2015 अगले साल में डिजिटल इंडिया की शुरुआत भारत ने की। अगले पॉइंट के तौर पर 2015 का ग्राफिक्स जो है वो ये कह रहा है कि डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में हुई। इसके जरिए यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान सिस्टम की नींव रखी गई, जिसने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया में आज इस बात का लोहा माना जा रहा है कि भारत में तो बड़ी आसानी से यूपीआई यानी फोन के जरिए हम पैसे का ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। 2016 में नोटबंदी आई। काले धन पर अंकुश लगाने के मकसद से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया था। 500 और 1000 रुपए के नोट को, जो पुराने थे, उनको चलन से बाहर कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। 2017 में सरकार ने जीएसटी को लागू किया। एक देश एक टैक्स की अवधारणा को साकार करने की दिशा में अहम कदम इसको माना गया, जिसका आज पूरे देश को फायदा भी मिल रहा है। 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो करोड़ों लोगों को हर साल मुफ्त हेल्थ कवर देती है। ये बहुत बड़ी कोशिश की गई और अब तो 70 साल से बड़े हर व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत की स्कीम का फायदा उठाने की सरकार घोषणा कर चुकी है। 2019 में आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। 5 अगस्त का दिन था वो। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। ये बड़ा और क्रांतिकारी फैसला था। 2020 की ओर आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरुआत हुआ। कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना था और वोकल फॉर लोकल को बढ़ाना था, यानी देश निर्मित चीज़ों को आगे बढ़ाना था। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा घाटों से सीधे तौर पर जोड़ता है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको मूर्त रूप दे दिया गया 2021 में। 2022 में आगे बढ़ते हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ जल जीवन मिशन, जो पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन 2022 में इसके तहत 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देने का लक्ष्य हासिल किया गया, जो एक बड़ा अचीवमेंट माना गया। 2023 की बात करें तो चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और वो दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़ा हो गया। 2024 में आपको याद होगा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। इसी के साथ एक लंबे समय से चला आ रहे धार्मिक और राजनीतिक वादों को सरकार ने पूरा किया। इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का क्षण बताया गया।
और अब इस साल की बात करें 2025, तो इस साल तो सबसे बड़ी खबर रही ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें अभी अभी भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर जिस तरीके से आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज़ादी के बाद पहली बार इतना बड़ा कदम किसी भारतीय सरकार ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने किया। तो 11 साल के 11 बड़े अचीवमेंट्स हमने आपको गेम चेंजर्स जो पॉइंट थे मोदी सरकार के वो दिखाए हैं। आगे बढ़ेंगे अब खबरों में और चलेंगे हम मुंबई की ओर। और आज ज़बरदस्त बारिश का दौर देखा गया है महाराष्ट्र में, खास तौर पर हम उस खबर पर भी आएंगे महाराष्ट्र में किस तरीके से बारिश ने कहर मचाया है। और बारिश की कहर को लेकर आज मुंबई, पुणे, कई जगहों पर इस तरह की लगातार खबरें आई, वहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है और बारिश की वजह से दिन भर आज जगह जगह जाम भी रहा, दिक्कतें भी हुई, लोगों को भी दिक्कतें हुई। मुंबई में पानी भर गया। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कई जगहों पर आज बाढ़ का या जल जमाव का कहर देखने को मिला। दक्षिण पश्चिमी मानसून 2025 आज 26 मई को मुंबई में दस्तक दे चुका है। मुंबई के इतिहास में अब तक का सबसे जल्द मानसून आगमन है। देश की आर्थिक राजधानी आज बारिश के आंसुओं में डूबी हुई है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है और अस्पतालों तक में बाढ़ का कहर छाया हुआ है। आम जनजीवन आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ठप रहा, लोग परेशान रहे और मुंबईकरों की जिंदगी मानो एक पल में रुक सी गई। आपको दिखाते हैं मुंबई का हाल, जहां हर बूंद एक नई मुसीबत लेकर आई है। मुंबई जो कभी नहीं रुकती, आज बारिश की बेरहम मार के आगे घुटनों पर है। रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सायन, अंधेरी, कुर्ला और बांद्रा जैसे इलाकों में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं और कई जगहों पर गाड़ी पानी में डूबी हुई और तैरती हुई दिख रही है। ये बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बल्कि मुंबईकरों के लिए एक त्रासदी बनकर आई है। घर जो हर इंसान की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां भी बारिश ने कोई रहम नहीं दिखाया। घाटकोपर के पूर्व के रामाबाई नगर में पानी घरों में घुस गया। फर्नीचर, कीमती सामान और लोगों की मेहनत की कमाई पानी में बह रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बदलापुर में रेलवे अंडरपास में कार पूरी तरह से डूब गई। ड्राइवर ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। बेलवली इलाके में स्थित रेलवे अंडरपास में भारी बारिश की वजह से 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। अस्पताल जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, वहां भी बारिश ने कहर बरपाया। मुंबई में तेज बारिश के चलते केईएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस आया। स्टाफ पानी निकालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन हालात काबू से बाहर हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो हाल ही में आम लोगों के लिए खुला था, यहाँ भी बारिश का पानी भरा। पहली ही बारिश में पूरी मुंबई जलमग्न हो गई। अंधेरी सबवे जो शहर का एक अहम हिस्सा है, यहाँ पर बारिश से यातायात प्रभावित रहा। जमे पानी को निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बीएमसी कर्मचारी नालों की सफाई में जुटे हैं। रात से बारिश हो रहा है, देखो बारिश जोरदार हो रहा है। कौन आया आप लोग को, लेबर लेके आए, पानी खाली कर रहे बीएमसी के थ्रू से। अभी देखो बारिश तो छूटेगा नहीं लग रहा है, ऐसा मौसम एकदम हाईलाइट जैसा पकड़ेला, बारिश पकड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि पानी खाली हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वो जाली में जो कचरा है मैनुअल में वो साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद पानी उसमें और स्पीड से जाएगा, जाली के ऊपर कचरा आ जाता है, ये झाड़ वगैरह का, वो साफ करने से क्या होता है पानी फटाफट लोटेड हो जाएगा। तो मतलब ये आपको लगता है ये पानी जल्द से जल्द निकल पाएगा? हाँ निकल जाएगा सर, काम तो अच्छा बढ़िया हुआ है बारिश से पहले, तो पानी फटाफट खाली हो जाएगा। जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस तैनात की गई है ताकि लोगों को तेज बरसात में समुद्र किनारे जाने से रोका जाए। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और चौपाटी के हिस्सों को भी खाली कराया गया। वो लोग ने अपनी तैयारी करी है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और अरब सागर में चक्रवाती हवाओं ने इन तबाही को और बढ़ा दिया है।
लेकिन इससे कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। आखिर मई के महीने में जब मंजर जुलाई जैसा है तो सरकार की मॉनसून को लेकर क्या तैयारी थी? नालों और नहरों को लेकर काम क्यों नहीं हुआ? अंडरपास और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक पानी क्यों पहुंचा? ओवरफ्लो होती सड़कों में पानी की निकासी क्यों नहीं हुई? हर साल बरसात शुरू होते ही तैयारियों की पोल क्यों खुल जाती है? हालांकि इसको लेकर सरकार का भी अपना तर्क है। Waterlogging has happened everywhere across Mumbai, and now you see pumps coming in and generators coming in. This ideally planning should have happened in April. For 25 years when we were in government in BMC, we were on the spot working for the people. And now the metro, which was inaugurated just 2 weeks ago, a wall has collapsed. A gutter line has broken. We just saw from the top the terrible state. It is a threat to Mumbai and Mumbai's life. तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है। ये बारिश सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने माया नगरी के दिल को छलनी कर दिया। हर साल का यही हाल। अभी तो ये पहली ही बारिश थी जिसने इतनी तबाही मचाई। सवाल ये है कि क्या मुंबई इस बारिश के आगे फिर से खड़ी होगी या ये जख्म वक्त के साथ और गहरे होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात यूपी की करते हैं। यूपी के कानून व्यवस्था की तारीफ बहुत की जाती है, लेकिन पिछले 24 घंटे में अपराध की कई संगीन घटनाओं को यूपी में अंजाम दिया गया। गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर एक शातिर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें एक सिपाही सौरभ की मौत भी हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरी बड़ी घटना राजधानी लखनऊ में हुई। गैंगवॉर में जमकर फायरिंग हुई। एसयूवी से आए अपराधियों ने मुस्लिन नाम के शख्स को सड़क पर दौड़ाकर गोली मारी। वहीं जौनपुर में भी ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई, जब वर्कशॉप में पिता और उनके 2 बेटों की रॉड और हथौड़े से मार मार कर हत्या कर दी गई। और ऐसी ही एक घटना फिरोजाबाद से भी आज सामने आई है। सवाल यह है कि इन अपराधों के पीछे आखिर है कौन? उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम लगातार जारी है, लेकिन सीएम योगी और पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद अपराधी बाज नहीं आ रहे। पिछले 24 घंटे में अपराध की कई संगीन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले आपको गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। गाजियाबाद, जहां रविवार की सुबह एक शातिर अपराधी कादिर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो जाता है। नहलगांव में बदमाशों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि गोलीबारी भी शुरू कर दी। इस हमले में नोएडा पुलिस के सिपाही सौरभ की मौत हो गई। सवाल उठता है, जब पुलिस अधिकारियों को पकड़ने निकलती है तो क्या अब उनकी जान को भी खतरा है? थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। वहां मौजूद चश्मदीदों का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। पुलिस आई कि यहाँ कोई आदमी मार दिया, गोली चला दी। किसे पकड़ने आई थी पुलिस यहाँ गाँव में? कादिर को आई। किसका लड़का कादिर? खुर्शीद का। अपराधी है। हाँ। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े गोलीबारी ने दहशत फैला दी। कृष्णा नगर इलाके में एसयूवी से आए बदमाशों ने मुरसलीन नाम के शख्स को सड़क पर दौड़ाकर गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल गया, लेकिन सवाल वही, जब पुलिस की इतनी सख्ती है तो ये बेलगाम अपराध क्यों? जौनपुर, जहां एक ट्रिपल मर्डर ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा अंडरपास के पास एक वर्कशॉप में पिता लालजी और उनके 2 बेटों की रॉड और हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाश मौके से फरार हैं और पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन इस जघन्य हत्याकांड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी बेखौफ हैं। लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक, इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई
कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद जिले से भी सामने आया, जहां नगला सिंघी क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर पूर्व ग्राम प्रधान और उसके बेटे की धारदार हथियार से बार बार हमला करके उनकी हत्या कर दी गई। एक पक्ष अरविंद यादव, इनको जमीन पर कब्जा दिलाया गया था। ये कब्जा दखल होने के बाद से आज पहली बार अपने गांव पे खेती करने के लिए आए हुए थे। इस से ही क्षुब्ध होकर जिन पक्ष से इनका विवाद चल रहा था, वो लोग खेती करने के जो उपकरण होते हैं उसके साथ ही मृतक अरविंद के पक्ष पर हमलावर हो गए। योगी सरकार दावा करती है कि यूपी में अपराधियों की कमर टूट चुकी है। एनकाउंटर, सख्त कार्रवाई और पुलिस सुधारों की बातें होती हैं, लेकिन गाजियाबाद में सिपाही की हत्या, लखनऊ में गोलीबारी और जौनपुर में ट्रिपल मर्डर केस ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या वाकई अपराधी डर रहे हैं? जब यूपी में अपराधियों में पुलिस का इतना खौफ है, तो इन संगीन घटनाओं के पीछे कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।